जय श्री कृष्णा। जैसा कि हमने मॉडल पेपर सेकंड का क्वेश्चन नंबर 18 तक कंप्लीट कर चुके थे आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। राइट नेम ऑफ ए डिवाइस विच ग्लो इवन इन फ्लो ऑफ वीक करंट, हाउ इट इज़ कनेक्टेड इन सर्किट, मेक ए लीनियर डायग्राम ऑफ इट। यानी हम देखते हैं कि जब किसी डिवाइस के अंदर कम विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह किस प्रकार से चमकता है और सर्किट के अंदर हम उसे किस प्रकार से जोड़ सकते हैं, इसको हम डायग्राम के द्वारा समझेंगे। इसका जो आंसर है, यदि हम बात करें कि एलईडी लाइट्स इमिटिंग डायोड इज ए डिवाइस दैट ग्लो इवन इन द फ्लो ऑफ वीक करंट। जब हम एलईडी लाइट्स के अंदर कम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वह चमकती है। Connecting LED in circuit, there are two wires called leads are attached with LED. One lead is slightly longer than the other while connecting to a circuit. जैसा कि हमने देखा कि जो LED का सर्किट होता है उसके अंदर दो वायर या लीड्स होते हैं, जिनमें एक जो लीड होती है वो लंबी होती है और एक जो होती है छोटी होती है। The longer lead is always connected to the positive terminal of battery. लंबी जो लीड होती है, लंबा जो तार होता है वह बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है। एंड द शॉर्टर लीड इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। जो छोटी लीड या छोटा तार होता है वह बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 20, मेक ए डायग्राम ऑफ ह्यूमन वॉइस बॉक्स, डिस्क्राइब द फंक्शन इन योर वर्ड्स। यानी हमें ह्यूमन का जो वॉइस बॉक्स है उसके बारे में डायग्राम सहित उसके फंक्शंस वगैरह समझाने हमें। क्वेश्चन नंबर 20, टू वोकल कॉर्ड्स आर स्ट्रेच्ड अक्रॉस द वॉइस बॉक्स, लैरिंग्स इन सच ए वे दैट इट लीव्स ए नैरो स्लिट बिटवीन देम फॉर द पेसेज ऑफ एयर। जैसा कि हम जानते हैं कि जो कंठ होता है या वोकल कॉर्ड है, कंठ के अंदर दो वोकल कॉर्ड्स होते हैं और उनके बीच में एक पतली झिर्री या पतली दरार होती है जिसके अंदर से होकर के हवा गुजरती है। When the lungs force air through the slit, जब उस पतली दरार में वोकल कॉर्ड की जो पतली दरार होती है उसमें से जब हवा फेफड़ों से हवा बाहर की ओर निकलती है तो द वोकल कॉर्ड्स आर वाइब्रेट। तो वोकल कॉर्ड्स में कंपन होता है एंड प्रोड्यूसिंग साउंड, जिससे हवा आवाज़ उत्पन्न होती है। व्हेन द वोकल कॉर्ड्स आर थिन एंड टाइट, जब वोकल कॉर्ड पतले और टाइट हो जाते हैं, देन द क्वालिटी और टाइप ऑफ द वॉइस इज डिफरेंट फ्रॉम दैट व्हेन दे आर लूज एंड थिक। तो जब वोकल कॉर्ड पतले और टाइट होते हैं तो उसके आधार पर जो आवाज़ होती है उसमें बदलाव होता है। जैसा कि हम बात करें यहाँ पर वोकल कॉर्ड की, ये जो हाथ से लगाकर बता रहे कि यहाँ पर ये वोकल कॉर्ड को शो कर रहा है और ये वोकल कॉर्ड का डायग्राम है। क्वेश्चन नंबर 21, डिस्क्राइब ए डिवाइस विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम विच इज़ यूज टू आइडेंटिफाई एनी चार्ज ऑब्जेक्ट। यानी हम किसी चार्ज ऑब्जेक्ट को किस प्रकार से किसी उपकरण द्वारा दर्शा सकते हैं, कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पर एनी चार्ज्ड ऑब्जेक्ट इज आइडेंटिफाई विद द हेल्प ऑफ द टूल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्कोप। यानी किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम चार्ज को जांच करना चाहते हैं तो हम इलेक्ट्रोस्कोप के द्वारा उसकी जांच कर सकते हैं। इलेक्ट्रोस्कोप, देयर इज ए मेटल रोड इन इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप के अंदर एक मेटल की रोड होती है। ए मेटल वॉल और डिस्क इज अटैच्ड टू द वन एंड ऑफ दैट एंड टू मेटल स्ट्रिप्स आर अटैच्ड टू द अदर एंड। उसकी एक साइड पर मेटल की कोई प्लेट वगैरह लगा देते हैं और दूसरी साइड पे जो होते हैं मेटल की बनी हुई दो स्ट्रिप्स लगाई जाती हैं। दीज आर पैक्ड इन ए क्लोज्ड ग्लास जार। इनको एक क्लोज्ड ग्लास जार के अंदर पैक कर दिया जाता है। इफ़ एनी अनचार्ज ऑब्जेक्ट ब्रॉट इन द कॉन्टेक्ट टू मेटल रोड
then there will be no diverge in strips. जब हम किसी बिना चार्ज के ऑब्जेक्ट को जब मेटल की रोड से टच करते हैं तो इन दोनों प्लेट्स के अंदर किसी प्रकार का डाइवर्जन नहीं होता है. ऑन अदर साइड, if any charged object brought close to it, then the strips are diverged and it will be continued even after removing the object. तो जब हम किसी चार्ज ऑब्जेक्ट को मेटल की रोड से टच करते हैं तो टच करने पर वो जो चार्ज है वो इस रोड से होता है स्ट्रिप्स में जाता है और स्ट्रिप्स जो है मूवमेंट को शो करती है. इस प्रकार से ये एक इलेक्ट्रोस्कोप का डायग्राम है. इट इज ए सिंपल इलेक्ट्रोस्कोप. क्वेश्चन नंबर 22. Describe an activity to show that incident ray, refracted ray and point of incidence lie in the same plane. एक डायग्राम के द्वारा, एक एक्टिविटी के द्वारा हमें बताना है कि जो आपतित किरण, परावर्तित किरण और इंसिडेंस जहाँ पर वो मिल रही हैं अभी, वो तीनों एक ही प्लेन में होते हैं. क्वेश्चन नंबर 22 एक्टिविटी. फिक्स ए वाइट शीट ऑफ पेपर ऑन द टेबल. टेबल के ऊपर एक वाइट शीट को लगाना हमें. मैक ए स्ट्रेट लाइन mm डैश ऑन इट. उसके ऊपर एक स्ट्रेट लाइन खींचनी mm डैश. नाउ वी पुट ए स्ट्रिप ऑफ प्लेन मिरर अलॉन्ग विद द लाइन ऑफ वर्टिकली. यानी जो लाइन है उसके ऊपर हमें एक प्लेन मिरर रखनी है. Through the light from the torch, that light beam coming from the torch, it's parallel to the table. यानी यहाँ पर हमें जो टेबल के पैरेलल के अंदर एक टॉर्च रखनी है और वहाँ से एक लाइट बीम इसके ऊपर डालना है. मैक 3 पॉइंट्स विद द हेल्प ऑफ द पेंसिल ABC ऑन इंसिडेंट रे. हमें इंसिडेंट रे के ऊपर ABC 3 पॉइंट बनाने, ABC 3 पॉइंट हमें बनाने हैं. एंड ऑल्सो 3 पॉइंट्स DEF ऑन रिफ्लेक्टेड रे. रिफ्लेक्टेड रे के ऊपर 3 DEF ये पॉइंट्स हमें बनाने हैं. टर्न द टॉर्च ऑफ एंड रिमूव द मिरर. नाउ स्ट्रेच ऑल पॉइंट्स ऑफ द टिल मिरर. यहाँ पर हम जैसे ही हम टॉर्च को ऑफ कर देते हैं और ऑफ करने के बाद इन सभी बिंदुओं को हम मिलाते हैं. द लाइन ABC मर्ज एट द लाइन MM डैश. ABC जो लाइन है वो MM डैश पर मिलती है. एंड ऑन पॉइंट O, MM डैश का जो पॉइंट O उस पर मिल रही है. DEC मर्ज ऑन MM डैश लाइन ऑन O. ये भी O पर मिल रही है. OA इज ए इंसिडेंट रे. OA एक इंसिडेंट रे है एंड OF इज ए रिफ्लेक्टेड रे. ड्रॉ ए नॉर्मल ON. ON जो है नॉर्मल है ऑन पॉइंट O. तो दिस प्रूव दैट इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल्स इंसिडेंट पॉइंट्स आर सेम इन द प्लेन. इससे हमें पता चलता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ऑफ इंसिडेंस तीनों एक ही तल के अंदर मिलते हैं. जैसा कि हम बात करें सेक्शन D ऐसे टाइप क्वेश्चन. इसमें 21 का फर्स्ट है राइट डेफिनेशंस एंड फार्मूला ऑफ द प्रेशर. हमें प्रेशर का फार्मूला और डेफिनेशन बतानी है. सेकंड, हाउ डज फोर्स डिटरमाइन बाय स्प्रिंग बैलेंस. स्प्रिंग बैलेंस के द्वारा हम कैसे फोर्स को डिटरमाइन कर सकते हैं. थर्ड है ए पेंडुलम ऑसिलेट्स 40 टाइम्स इन 4 सेकेंड्स. फाइंड इट्स टाइम पीरियड एंड फ्रिक्वेंसी. इसका टाइम पीरियड और फ्रिक्वेंसी निकालनी है. और में है फर्स्ट, गिव 2 एग्जाम्पल्स इन विच द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंज्ड ड्यू टू द अप्लाइड फोर्स. यदि हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो उसकी शेप जो होती है चेंज होती है. एंड सेकंड, एक्सप्लेन वाई द स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन. किस प्रकार से जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है. थर्ड, राइट 2 डिफरेंसेस बिटवीन द नॉइज़ एंड म्यूज़िक. नॉइज़ और म्यूज़िक के बीच में हमें 2 डिफरेंस को बताना है. फर्स्ट, डेफिनेशन ऑफ द प्रेशर. द फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट एरिया ऑफ ए सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर. किसी एक यूनिट एरिया के अंदर जो फोर्स लग रहा है उसे हम प्रेशर कहते हैं. प्रेशर का फॉर्म होता है फोर्स अपॉन एरिया ऑन विच इट्स एक्ट. दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल. सेकंड, स्प्रिंग बैलेंस इज ए डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट. किसी ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स लगता है उसको मेजर करने के लिए स्प्रिंग बैलेंस काम में लिया जाता है.
It consists of a coiled spring which get stretched when a force is applied to it. यहाँ पर एक घुमावदार स्प्रिंग होती है जिसके ऊपर जैसे ही हम फोर्स लगाते हैं तो वो स्ट्रेच होती है, खिंचती है. स्ट्रेचिंग ऑफ द पॉइंटर मूविंग ऑन द ग्रेजुएटेड स्केल. जैसे ही वो स्प्रिंग खिंचती है जिसके कारण जो ग्रेजुएटेड स्केल होता है वो मूव करता है. एंड द रीडिंग ऑन द स्केल गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स. तो हम उस स्केल की जो रीडिंग्स होती हैं उनको पढ़ करके हम फोर्स को ज्ञात कर सकते हैं. फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ ऑसिलेशन अपॉन टाइम इन सेकेंड. आवृत्ति जो होती है कि एक सेकंड के अंदर कितने दोलन होते हैं, तो 40/4 डिवाइड करेंगे तो 10 हर्ट्ज. फ्रीक्वेंसी का जो मात्रक होता है वो हर्ट्ज होता है. इसी प्रकार हम देखेंगे कि जो टाइम पीरियड होता है उसका फॉर्म होता है 1/फ्रीक्वेंसी. तो हमने यहाँ पर 1/10 = 0.1 सेकेंड. और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द शेप ऑफ द स्प्रिंग और ऑफ ए सीट ऑफ बाइसिकल चेंज बाय सिटिंग ऑन इट. जैसे हम किसी सीट के ऊपर, साइकिल की सीट के ऊपर बैठते हैं तो उसकी जो शेप होती है वो चेंज हो जाती है फोर्स के कारण. शेप ऑफ ए बॉल चेंज व्हेन प्रेस. जब हम किसी बॉल को प्रेस करते हैं तो उसकी शेप में चेंजेज आता है. सेकेंड, व्हेन द ऑब्जेक्ट स्टार्ट स्लाइडिंग. जब कोई ऑब्जेक्ट स्लाइडिंग करना स्टार्ट करता है तो द कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑन इट्स सरफेस डू नॉट गेट इनफ टाइम टू लॉक इनटू द कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑफ द सरफेस. तो जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पर स्लाइडिंग करना स्टार्ट करता है तो उसकी जो संपर्क सतह है उसकी सतह से संपर्क नहीं कर पाते हैं ज़्यादा. सो द स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्लाइटली स्मॉलर देन द स्टैटिक फ्रिक्शन. तो इस प्रकार से जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है वो स्थिर विद्युत बल के घर्षण की तुलना में कम होता है. सो इट इज़ समवॉट ईजियर टू मूव द ऑब्जेक्ट ऑलरेडी. तो इस प्रकार से हम किसी ऑब्जेक्ट को आसानी से मूव करा सकते हैं. द मोशन देन गेट स्टार्टेड. जब वो स्टार्ट हो जाता है और स्टार्टिंग में मोशन में रहता है तो उसको मूव कराना और भी आसान होता है. थर्ड, अनप्लीजेंट साउंड और कोल्ड नॉइज. जो हमें अप्रिय लगने वाली जो भी ध्वनियाँ होती है वो शोर कहलाती है. एंड वन विच इज़ प्लीजिंग ईयर आर कोल्ड म्यूजिक. जो हमारे कानों को अच्छा लगता है, सुखद लगता है, वो म्यूजिक कहलाता है. नॉइज इज़ द पेनफुल वेयर द म्यूजिक इज़ रिलैक्सिंग. जो शोर होता है वह हमारे लिए नुकसानदायक होता है, हमें दर्द का एहसास कराता है. और म्यूजिक इज रिलैक्सिंग, म्यूजिक से हमें आराम महसूस होता है. क्वेश्चन नंबर 24. फर्स्ट, वाई आर द चिल्ड्रंस एंड इन्फेंट्स आर गिवन वैक्सीनेशन. यानी हम बच्चों को क्यों जो है टीका लगाते हैं. सेकेंड, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इमेज फॉर्मेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस इन द फ्रंट ऑफ द प्लेन मिरर. राइट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस इमेज. यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके सामने अगर मिरर के सामने रखा हो तो उसकी इमेज किस प्रकार से बनती है उसके करेक्टर में बतानी है. मेक अ डायग्राम ऑफ वायरस का डायग्राम बताना है. इफ़ रिफ्लेक्टेड रेज मेक 90 डिग्री एंगल फ्रॉम इंसिडेंट रेज दैट विल बी इन वैल्यू ऑफ इंसिडेंट एंगल. इंसिडेंट एंगल की वैल्यू हमें बतानी है. फर्स्ट ऑफ ऑल, चिल्ड्रंस आर इन्फेंट आर गिवन द वैक्सीनेशन टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द डिजीज. बच्चों को टीके इसलिए लगाए जाते हैं ताकि उनको बीमारियों से बचाया जा सके. डिजीज कैरिंग माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस इन आवर बॉडी. क्योंकि जिसके कारण हमारे जो शरीर के अंदर डिजीज पैदा करने वाले जो भी बैक्टीरिया वगैरह हैं उनसे हम लड़ सकें. और बॉडी प्रोड्यूसेस द एंटीबॉडी टू फाइट इन्वेडर्स. जो भी बाहर से आक्रमणकारी हमारे शरीर में प्रवेश कर रहे हैं उनसे लड़ने के लिए प्रतिरक्षाएं बनाई जाती हैं. द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर हाउ टू फाइट टू माइक्रोब्स इफ़ इट इज़ एंटर अगेन. यदि वो सूक्ष्म जीव हमारी बॉडी में दोबारा प्रवेश करता है तो उससे किस प्रकार से लड़ना है ये हमारे शरीर में वैक्सीन के कारण हो पाता है. द एंटीबॉडी रिमेन्स इन द बॉडी वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स फॉर एवर. यानी जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो हमारे शरीर को बचाती हैं और दोबारा से यदि वो रोग कारक हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो उससे लड़ने के लिए तैयार रहती है. सेवरल डिजीज़ इंक्लूडिंग कोलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, स्मॉल पॉक्स,
हेपेटाइटिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। अनेक प्रकार की बीमारियां हैं जैसे हेजा, ट्यूबरकुलोसिस, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस, इन सबको हम वैक्सीनेशन के द्वारा रोक सकते हैं। P is an object her which is in front of the plane mirror AB। AB कोई plane mirror, उसके सामने P कोई object है। Then emerging optical rays PO and PO dash incident on the mirror, then these rays are reflected in the directions of O and O dash R। यहाँ से जो है PO और P dash incident rays के रूप में जा रही हैं and OR and O dash R reflected rays के रूप में आ रही हैं। तो eyes they are seen to be P dash is reflected on the P। ये जो P dash पॉइंट है वो P से रिफ्लेक्ट होकर के जा रही है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिफ्लेक्शन फॉर्म बाय द प्लेन मिरर। इस प्रकार प्लेन मिरर के ऊपर जो है ये लक्षण हमें दिखाई देते हैं। फर्स्ट, द ऑब्जेक्ट इज एज मच फार अहेड रिफ्लेक्शन विल बी द फॉर्मड इरेक्ट ऑन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। यानी वो प्लेन मिरर में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जितनी दूरी पर खड़ा होता है उतनी ही दूरी पर वो है उसकी इमेज हमें दिखाई देती है और सीधी होती है। द रिफ्लेक्शंस विल बी ऑलवेज वर्चुअल। और इसका जो रिफ्लेक्शन होता है वो हमेशा आभासी होता है। साइज ऑफ द रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट बट इज लैटरल चेंजेस। यानी जो रिफ्लेक्शन की जो साइज होती है वो इक्वल होती है बट उसका जो लैटरल इन्वर्जन पार्श्व परिवर्तन दिखाता है कि दायां बायां बायां दायां दिखाई देता है। इसको हम डायग्राम के द्वारा समझ सकते हैं। यहाँ पर ए भी एक प्लेन मिरर है, कोई ऑब्जेक्ट पी है जिससे दो पी ओ और पी डैश आ रही हैं। ये यहाँ से ओ पी डैश और ओ डैश एंड पी डैश के रूप में यहाँ पर मिल रही है। तो इसका जो इमेज है वो यहाँ पर पी डैश के रूप में बन रहा है। ये जो है वायरस का डायग्राम है, ये भी वायरस का डायग्राम। सेकेंड, द वैल्यू ऑफ द एंगल्स बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रेज इज 90 डिग्री। तो हमें पता है कि जो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रेज का जो एंगल बन रहा है उसकी वैल्यू 90 डिग्री है। हमें पता है कि इंसिडेंट रे के द्वारा इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों का सम 90 डिग्री होता है। तो हम कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ द रिफ्लेक्शन एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, एंगल आई प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 90। तो आई बोथ टू एंगल आई इज इक्वल टू 90 डिग्री बिकॉज आई एंड आर इज इक्वल। आई इज इक्वल टू 90 अपॉन 2, तो आई इज इक्वल टू 45 डिग्री। हैंस वैल्यू ऑफ द इंसिडेंस एंगल इज विल बी 45 डिग्री। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो बनने वाला एंगल है उसकी वैल्यू 45 डिग्री है। क्वेश्चन नंबर 25। फर्स्ट, हाउ इट इज़ पॉसिबल टू लैक ऑफ रेनफॉल इन वन साइड एंड फ्लड इन द अदर साइड ड्यू टू द डिफोरेस्टेशन। किस प्रकार से हम वर्षा के अंदर कमी और बाढ़ का आना जो है डिफोरेस्टेशन के कारण होता है, ये हम समझाएंगे। मैक ए डायग्राम ऑफ प्रोसेस ऑफ द सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोजेनी। किस प्रकार से जीवों के अंदर लिंग निर्धारण की प्रक्रिया होती हैं। एंड और के अंदर है राइट शॉर्ट कमेंट्स ऑन द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स, एंडेगर्ड एनिमल्स। सेकेंड, हाउ डज एडोलेसेंस फील इन एडोलेसेंस एज। इन जो किशोरावस्था के दौरान किशोर हैं वो किस प्रकार का महसूस करते हैं। जैसा कि हमने देखा कि क्वेश्चन नंबर 25 का जो फर्स्ट है कि डिफोरेस्टेशन लीड टू एन इंक्रीजिंग इन द अमाउंट ऑफ द CO2 इन द एयर विच कोजेज टू इंक्रीज टेम्परेचर एंड लेवल ऑफ द पोल्यूशन। जैसा कि हमने देखा कि लगातार पेड़ों को काटने से जो CO2 का लेवल है वो जो है बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ रहा है, पोल्यूशन बढ़ रहा है। The water cycle balance will be disturbed due to the increasing of the temperature of the earth and the rainfall rate decreasing which causes the drought। जैसा कि हमने देखा कि लगातार डिफोरेस्टेशन होने से जो वाटर साइकिल है वो डिस्टर्ब हो रही है, टेम्परेचर जो है लगातार बढ़ रहा है अर्थ का और बारिश में भी कमी आ रही है, जिसके कारण सूखे की स्थिति हो रही है। ऑन द अदर साइड, deforestation have adverse effect on water holding capacity of soil
and inner secretion of the water from upper surface to the deep down earth which is leads to the flood। इसी प्रकार हमने देखा कि डिफोरेस्टेशन का एक विपरीत प्रभाव है जिसके कारण मिट्टी की जल धारण क्षमता पर प्रभाव पड़ता है और पानी का जो सिक्रेशन होता है ऊपर से नीचे की ओर उस पर भी प्रभाव पड़ता है और इसके कारण बाढ़ जैसी समस्याएं आती हैं। जैसा कि इसका सेकंड क्वेश्चन था कि सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस के अंदर एक्स और वाई जो होते हैं मेल गैमेट्स होते हैं स्पर्म्स एंड एक्स जो होता है फीमेल गैमेट्स होते हैं ओम। तो जब एक्स और वाई स्पर्म और ओम के मिलने से एक्स वाई तो मेल बॉय लड़के का निर्माण होता है, एक्स और एक्स स्पर्म के मिलने से फीमेल गर्ल, यानी यहाँ पर 50% चांस जो होता है बॉय और 50% चांस जो होता है गर्ल्स फॉर्मेशन का होता है। सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन नेशनल पार्क, these are area reserved for wildlife where they can freely use the habitats and natural resources। एंड नेशनल पार्क जो होता है वह एरिया होता है, संरक्षित एरिया होता है जहाँ पर वन्य जीवों को बिल्कुल जो स्वतंत्र रूप से उनके आवास में या प्राकृतिक संसाधनों के साथ में रह सकते हैं। नेशनल पार्क आर द इनफ ऑफ द कंजर्व ऑल ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। नेशनल पार्क के अंदर सभी जो एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स होते हैं उनको संरक्षित किया जाता है। दे प्रिजर्व फ्लोरा फोना लैंडस्केप एंड हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट ऑफ एन एरिया, यानी वहाँ पर विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों को, जंतुओं को, लैंडस्केप विभिन्न प्रकार के भूमि के जो क्षेत्र होते हैं, हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट हैं, उन सबको वहाँ पर सुरक्षित रखा जाता है। सतपुरा नेशनल पार्क इज़ द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। इंडिया का जो सबसे पहला नेशनल पार्क है सतपुड़ा नेशनल पार्क। स्ट्राइक रूल्स आर इम्प्लीमेंटेड इन ऑल नेशनल पार्क। ये सभी रूल स्ट्रिक्टली सभी नेशनल पार्क के अंदर लागू होते हैं। ह्यूमैनिटेरियन एक्टिविटीज़ लाइक ग्रेजिंग इलीगल, मानव की जो एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे चराना वगैरह, जानवरों को चराना, ये सब प्रतिबंधित होती हैं। hunting, catching and killing animals, collecting firewood of plants and medicines is not allowed। ये सब चीज़ें शिकार करना, जानवरों को पकड़ना, मारना और जलाऊ लकड़ी प्राप्त करना, पेड़ पौधे की लकड़ियाँ काटना, दवाइयाँ, ये सब जो है वहाँ पर प्रतिबंधित होती है। एंडेगर्ड स्पीसीज, द एनिमल्स हुज नंबर्स are decreasing from the certain number they can be disappeared are called endangered species। यानी ये जो हैं एंडेगर्ड जो स्पीसीज होती है, यानी कोई जंतु होते हैं जिनके संख्या में लगातार कमी आ रही है और अगर उन्हें देखा नहीं गया तो वो धीरे धीरे समाप्त हो सकते हैं, ऐसी स्पीसीज को एंडेगर्ड स्पीसीज कहते हैं। There is 172 endangered species in India, in which the Asiatic lion, इंडियन राइनोसिरस, गौर, वाइल्ड बफेलो आर मैन। इंडिया के अंदर 172 एंडेगर्ड स्पीसीज हैं जिसमें एशियाटिक शेर, एशियन शेर, इंडिया का राइनोसोरस, गौर और वाइल्ड बफेलो जंगली भैंसे आदि हैं। एडोलेसेंस क्वेश्चन नंबर सेकंड है। एडोलेसेंस इज एन एज ऑफ चेंज। किशोरावस्था होती है जो परिवर्तन की अवस्था होती है। एंड दिस फेज इज ब्रिंगिंग चेंजेस इन द थिंकिंग ऑफ द एडोलेसेंट। इस दौरान क्या होता है कि जो किशोर होते हैं उनकी सोच और समझ के अंदर परिवर्तन आता है। थॉट्स आर चेंज एंड एडोलेसेंट स्पेंड मोर टाइम इन इमेजिनेशन, इनके विचारों में बदलाव आता है और ये अधिकांश समय जो सोचने विचारने में, इमेजिन करते हैं, कल्पनाओं में गुजारते हैं। द ट्रूथ इज़ दैट इन दिस कैपेसिटी माइंड हैव मोर कैपेसिटी ऑफ द लर्निंग। यानी ये सत्य होता है कि इस समय जो किशोरावस्था होती है उस दौरान बालक को की जो सोचने समझने की या सीखने की जो क्षमता होती है अत्यधिक होती है। समटाइम्स एडोलेसेंट कुड नॉट एडजस्ट एज पर देयर थॉट्स एंड फिजिकल एंड मेंटल चेंज द फील इनसिक्योर। इस अवस्था के दौरान बच्चे कई बार एडजस्ट नहीं कर पाते हैं तो उनकी शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक जो परिवर्तन होते हैं इसके कारण वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है। बट
as being an adolescent you have to understand that there is not a reason to feel insecure। लेकिन ये सब कुछ प्राकृतिक है, इसमें किशोरों को किसी प्रकार का असहज या असुरक्षित महसूस करने का कोई कारण नहीं होना चाहिए। These changes are natural which are emerging due to the physical growth। ये जो परिवर्तन हो रहे हैं वह प्राकृतिक हैं और ये हमारी जो शारीरिक वृद्धि है, शारीरिक विकास है, उसका एक हिस्सा है। तो ये हमारा मॉडल पेपर सेकंड है जो कंप्लीट होता है। तो आपको अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर करें। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।